डिफरेंट एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारी हिस्ट्री की पहली क्लास है, आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके अंदर हम भारत में अंग्रेजों के आगमन और प्लासी के युग से जुड़ी हुई बातों के बारे में जानेंगे। उम्मीद है आपको ये क्लास पसंद आएगी। तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि अंग्रेजों के आने से पहले यूरोप की पुर्तगाली जाति भारत में व्यापार कर रही थी। पुर्तगाली भारत आ चुके थे। और अगर इंग्लैंड के किसी नागरिक की बात करें जो भारत पहली बार आए, तो 1599 में मिल्डेन हॉल नाम के प्रथम अंग्रेज व्यापारी भारत आया, यानी इंग्लैंड से आने वाला प्रथम व्यक्ति मिल्डेन हॉल है। ठीक है। और 1600 में जॉन वाइट और जॉन वाट्स द्वारा एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई जाती है। इस कंपनी को ही, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है, यानी 1599 में मिल्डेन हॉल नाम के एक अंग्रेज व्यापारी भारत आते हैं। इंग्लैंड से या जो अंग्रेज हैं आने वाले भारत पहले व्यक्ति हैं ये। और 1600 में जॉन वाइट और जॉन वाट्स एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाते हैं, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी को बनाने का उद्देश्य क्या था? एशियाई देशों से व्यापार करना। एशियाई देशों से व्यापार करने के लिए यह कंपनी बनाई गई। इस कंपनी का सीधे तौर से ब्रिटेन की सरकार से कोई सीधा संबंध नहीं था। इनका उद्देश्य था व्यापार करना, धन कमाना। और इस कंपनी में ब्रिटेन के अमीर वर्ग और जो इस कंपनी के अंदर शेयर धारक थे, उनका ही इसमें भूमिका थी। ठीक है। अब इसी कड़ी में आगे 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की या भारत से व्यापार करने की अनुमति दे दी या अधिकार पत्र दे दिया। अब आपने देखा कि 31 दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की अनुमति दे दी। और 1608 में इंग्लैंड की तरफ से हेक्टर नामक जहाज भारत की ओर रवाना होता है। और इस जहाज के कैप्टन हैं कैप्टन हॉकिंस। अब आपने देखा कि कंपनी को अधिकार पत्र मिल चुका है व्यापार करने का, और इंग्लैंड की तरफ से 1608 में हेक्टर नामक का जहाज भारत की ओर रवाना होता है। और इस जहाज के कैप्टन हैं कैप्टन हॉकिंस। ठीक है। और कैप्टन हॉकिंस 24 अगस्त 1608 को
सूरत पहुंचते हैं, यानी अंग्रेजों का 1608 में सूरत में आगमन होता है। और सूरत इस समय भारत का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। ठीक है। और जो कैप्टन हॉकिंस हैं वे जहांगीर से मिलते हैं, लेकिन उन्हें अधिक सफलता नहीं मिलती है। और काफी मेहनत करने के बाद 1613 में अंग्रेजों को शाही फरमान जारी हो जाता है कि वे भारत में कोठी स्थापित कर सकते हैं तथा अपना एक राजदूत मुगल दरबार में भेज सकते हैं। ये अनुमति 1613 में मिल गई और 1613 में ही अंग्रेजों की प्रथम कोठी सूरत में खोली गई या स्थापित की गई। यानी 1613 में अंग्रेजों को भारत में कोठियां स्थापित करने और एक राजदूत रखने की अनुमति मिल गई और प्रथम कोठी सूरत खोली गई। और अब 1615 में सर टॉमस रो जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर मुगल दरबार में आते हैं। और ये भारत में अंग्रेजों की कोठियां स्थापित करने का फरमान जारी करवा लेते हैं और अंग्रेजों ने कई जगह कोठियां स्थापित भी की थी। या ये ध्यान रखना कि सूरत में कोठी स्थापित कर सकते हैं, ये अनुमति इन्होंने ले ली थी। यानी 1613 में शाही फरमान द्वारा सूरत में इन्होंने कोठी खोल दी और मुगल दरबार में एक राजदूत रखने की अनुमति ले ली। और इसी कड़ी में 1615 में सर टॉमस रो जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर मुगल दरबार में उपस्थित होते हैं, आते हैं। इस तरह हमने देखा कि शुरू में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका उद्देश्य खाली भारत में व्यापार करना था, धन कमाना था, कोई राजनीतिक सत्ता हासिल करना नहीं था। धीरे धीरे अंग्रेजों ने क्या किया, जो अन्य यूरोपीय जातियां थी, डच, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, इनको भारत से खदेड़ दिया। और इन्होंने देखा कि भारत के अंदर, भारत जो है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टि से कमजोर है, बड़ी शोचनीय स्थिति है, लोगों में आपस में मतभेद है। तो इन्होंने सोचा इसका फायदा उठाकर क्यों ना भारत की राजनीतिक सत्ता हासिल की जाए। और 1750 का दशक आते आते अंग्रेजों ने भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। बंगाल में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना। अब देखेंगे कि बंगाल में ब्रिटिश राज्य की स्थापना कैसे हुई। तो आपको पता है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध आते आते जो मुगल साम्राज्य था उसका पतन हो चुका था। क्योंकि जो मुगल सम्राट थे वो अयोग्य थे, वह दुर्बल थे और इनकी दुर्बलता का फायदा उठाकर ही अवध, बंगाल व दक्षिण के प्रांत स्वतंत्र हो गए। यानी मुगल बादशाह थे, वो दुर्बल थे, अयोग्य थे, इसका फायदा उठाकर अवध, बंगाल और दक्षिण के जो राज्य थे वो स्वतंत्र हो चुके थे। और इसी कड़ी में 1740 में अली वर्दी खान ने
बंगाल, बिहार व उड़ीसा का अपने आप को स्वतंत्र शासक बना दिया। यानी कहने को तो अलीवर्दी खां मुगल साम्राज्य के अधीन था, लेकिन ये अपने आप में एक स्वतंत्र शासक बन चुका था, क्योंकि ये अयोग्य, अकुशल हो चुके थे। अब जो अलीवर्दी खां हैं, इसके भी क्या अंग्रेजों से व्यापार को लेकर संबंध तनावपूर्ण रहे, और 10 अप्रैल 1756 में अलीवर्दी खां की मृत्यु हो जाती है। तो इनके दोहिते सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं। यानी अलीवर्दी खां की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद उनके दोहिते सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं। और सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के संबंध हैं वो तनावपूर्ण हो जाते हैं और इनके बीच में शत्रुता बढ़ जाती है, और इसीलिए अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच 1757 में ऐतिहासिक प्लासी का युद्ध होता है। यानी आपने देखा वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार के लिए आई थी, वो आज भारत की राजनीति में हस्तक्षेप कर रही है, भारत की राजनीति पर हावी हो रही है। और इसी कड़ी में बंगाल के जो नवाब हैं सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के जो संबंध है तनावपूर्ण हो जाते हैं, और इनके बीच में 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का जो युद्ध है निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध के बाद ही बंगाल में, भारत में अंग्रेजी जो साम्राज्य है उसकी नींव पड़ी थी। तो हम देखेंगे बंगाल के अंदर जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उस प्लासी के युद्ध के कारण यानी जब हम कारणों की बात करेंगे तभी हमें पता लगेगा भी प्लासी का युद्ध क्या था। तो पहला कारण था सिराजुद्दौला के नवाब बनाए जाने का विरोध। सिराजुद्दौला है उनके नवाब बनने का विरोध अंग्रेज भी कर रहे थे और उनके कुछ अपने लोग भी कर रहे थे, जैसे उनकी मौसी घसीटी बेगम, दीवान राजबल्लभ, शौकत जंग, ये सिराजुद्दौला के नवाब बनने के विरोध में थे। क्योंकि अंग्रेज भी चाहते थे कि बंगाल का ऐसा व्यक्ति नवाब बने जो उनके हाथों की कठपुतली बनकर रहे, उनके इशारों पर काम करे। तो इस षड्यंत्र में अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला के जो विद्रोही थे, षड्यंत्रकारी थे, उनका साथ दिया था, उनका प्रोत्साहन दिया था। दूसरा अगर कारण हम देखें तो नवाब यानी सिराजुद्दौला का अनादर। जब सिराजुद्दौला सिंहासन पर बैठे तो अंग्रेजों ने उन्हें कोई उपहार भेंट नहीं दी, तो इससे भी क्या है सिराजुद्दौला नाराज हो गए, क्योंकि एक नवाब का अपमान हो गया था और सिराजुद्दौला इस अपमान का बदला लेना चाहते थे। यानी उनके मन में अंग्रेजों के प्रति कटुता आ गई थी। अंग्रेजों के प्रति संदेह की दृष्टि। जो सिराजुद्दौला के नाना थे अलीवर्दी खां, उन्होंने सिराजुद्दौला को अपने जीवन काल में बताया था कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों पे विश्वास मत करना। इसलिए प्रारंभिक समय से ही सिराजुद्दौला को अंग्रेजों पर शक था, वे अंग्रेजों को संदेह की दृष्टि से देखते थे, इसलिए भी इनमें आपस में कटुता बढ़ना स्वाभाविक था। अब अगर हम चौथा कारण देखें तो चौथा कारण बड़ा महत्वपूर्ण है। अंग्रेजों ने व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग किया था। व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। अंग्रेजों को जो व्यापारिक सुविधाएं मिली हुई थी उनका दुरुपयोग किया था। अब इन व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग कैसे किया था, तो इसको हम देखते हैं ढंग से।
हुआ क्या कि 1717 में जो मुगल बादशाह फर्रुखसियर थे, मुगल बादशाह जो फर्रुखसियर थे, मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने 3000 रुपए वार्षिक में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार व उड़ीसा में बिना चुंगी दिए, चुंगी एक प्रकार का कर, चुंगी दिए व्यापार की अनुमति दे दी। यानी इसे कहते हैं दस्तक। कहने का मतलब है मुगल बादशाह जो फर्रुखसियर थे, उन्होंने 3000 रुपए वार्षिक के रूप में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में बिना चुंगी दिए, कर दिए व्यापार की अनुमति दे दी। यानी अंग्रेजों को अधिकार पत्र दे दिया बिना चुंगी दिए व्यापार करने का, जिसे दस्तक प्रथा के नाम से जाना जाता है। अब इससे क्या हुआ, अंग्रेज इन प्रांतों में बिना चुंगी दिए व्यापार करते तथा जो अंग्रेज थे, कंपनी के जो अधिकारी थे, वो अपना निजी व्यापार भी बिना चुंगी दिए करते। प्लस उन्होंने ये जो अधिकार पत्र थे, दस्तक, इन्हें भारतीय व्यापारियों को भी बेचना शुरू कर दिया। तो भारतीय व्यापारी भी बिना चुंगी के व्यापार करते थे। यानी जो बंगाल के नवाब थे, उन्हें ना तो अंग्रेजों की तरफ से चुंगी मिलती और ना भारतीयों की तरफ से चुंगी मिलती। तो उनका जो खजाना था उस पर समस्या आ गई थी। इसलिए अंग्रेजों को जो ये व्यापारिक सुविधाएं मिली हुई थी, जिसका ये दुरुपयोग कर रहे थे, इससे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का नुकसान हो रहा था। तो जाहिर सी बात है, इस वजह से अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच तनाव बढ़ना ही था। आप समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है, आज इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन शुरू से लेकर जो अब तक हमने पढ़ा है उसे थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने बात यहां से शुरू की थी कि 1599 में मिलेंद हॉल नामक एक अंग्रेज व्यापारी भारत आते हैं। इंग्लैंड की तरफ से या कोई अंग्रेज व्यक्ति भारत आया तो उनमें ये प्रथम नागरिक हैं। उसके बाद हमने देखा कि 1600 में जॉन वाट्स और जॉन वाइट द्वारा एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई जाती है, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। इस कंपनी को बनाने का उद्देश्य था भारत से व्यापार करना, और 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ ने इस कंपनी को अनुमति दे भी दी थी। और 1608 में ब्रिटेन की तरफ से, इंग्लैंड की तरफ से एक हेक्टर नाम का जहाज भारत की ओर रवाना होता है, जिसके कैप्टन होते हैं हॉकिंस। और हॉकिंस जहांगीर से मिलते हैं और 1613 में वो सूरत में कोठी खोलने की अनुमति ले लेते हैं, शाही फरमान ले लेते हैं, प्लस एक राजदूत रखने की अनुमति भी ले लेते हैं। तो 1615 में सर टॉमस रो भारत में जेम्स प्रथम की तरफ से राजदूत बनकर आते हैं और धीरे धीरे अंग्रेज भारत से व्यापार करने लग जाते हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने लग जाते हैं। भारत के अलग अलग स्थानों पर वो कोठियां स्थापित करते हैं, कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, और धीरे धीरे वो सारी जो यूरोप की कंपनियां हैं या यूरोपीय जातियां हैं, उनको भारत से बाहर खदेड़ देते हैं। हालांकि प्रारंभ में उनका मकसद खाली व्यापार करना था, लेकिन उन्हें पता लगता है कि भारत है, उनमें लोगों में आपस में मतभेद है, तो वो भारत की राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने की कोशिश करने लग जाते हैं। और 1750 आते आते वो भारत की राजनीति में हस्तक्षेप भी करना शुरू कर देते हैं। इसी कड़ी में हमने देखा कि मुगल बादशाह है वो अयोग्य और कमजोर हो जाते हैं 18वीं सदी के समाप्त होते होते, उत्तरार्ध आते आते। तो अलीवर्दी खां है वो अपने आप को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर देते हैं अवध, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की। तो अलीवर्दी खां और अंग्रेजों के बीच तनावपूर्ण संबंध रहते हैं। 10 अप्रैल 1756 को उनकी मृत्यु हो जाती है और उनके बाद उनके दोहिते सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बनते हैं। और बंगाल के नवाब बनने के बाद इनके भी तनावपूर्ण संबंध हो जाते हैं अंग्रेजों से, क्योंकि एक तो इनके नवाब बनाए जाने का विरोध था, जिसमें इनके कुछ लोग थे, अंग्रेज भी शामिल थे।
इनका अनादर किया गया था, और जो व्यापारिक सुविधाएं थी जिसे हम दस्तक कहते हैं, तो दस्तक प्रथा का अंग्रेजों ने विरोध किया था। यहाँ तक हमने पढ़ा है। आगे जो कुछ कारण बच गए हैं और प्लासी का युद्ध कैसे हुआ और उसके क्या परिणाम निकले, इसे हम अगले पार्ट में जानेंगे। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आई होगी। धन्यवाद।